हेलो एवरीवन। आई प्रोफेसर कमलेश ढोने। और जो आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है, सम ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि चार टेक्निक होती है। आज मैं फर्स्ट टेक्निक को आपको अच्छे से इलिबरेट करने जा रहा हूँ। तो जो पहली जो टेक्निक है, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसका नाम है बार चार्ट, या इसे हम गैंट चार्ट भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो चार्ट है, सबसे पहले तो आप इसके बारे में ये समझ लीजिए कि एक जो डेफिनेशन है इसकी, फिर मैं आपको इसको अच्छे से इलिबरेट करता हूँ और उसको समझाता हूँ कि ये क्या होता है और इस किस बिहाफ पे वर्क करता है ये। तो नाम से क्लियर है, बार चार्ट और गैंट चार्ट। तो ये जो है, ये साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरी गैंट। 1900 एडी में उसने ये चार्ट प्रिपेयर करा था। ठीक है। और ये है वो बार चार्ट। उसने एक चार्ट बना के बताया है। अब इस चार्ट के बारे में जो हेनरी गैंट है वो क्या कहता है, और इसे हम बार चार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें उसने जो चीज का इस्तेमाल करा है, बार्स का इस्तेमाल करा है, इसीलिए कई लोग इसे बार चार्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो जो हेनरी गंट के अकॉर्डिंग क्या है कि कॉमनली दिस चार्ट कॉमनली यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल वेज ऑफ शोइंग एक्टिविटी एक्टिविटी इन द सेंस टास्क। ठीक है। अगेंस्ट टाइम। मतलब ये जो चार्ट है, एक्टिविटी और टाइम के बीच में ड्रॉ करा जाता है, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि एक्टिविटी वाई एक्सिस पर आएगी। ठीक है। और जो आपका जो टाइम है वो कौन सी एक्सिस पर आएगा, एक्स एक्सिस पे। ठीक है। अच्छा, इस चार्ट के बारे में मैं आपको एक चीज ये बताता हूं कि ये तो चलो ठीक है, ये जो पूरा जो डायरेक्शन है इस चार्ट का, अब जैसे इस चार्ट में सबसे पहले तो किसके बीच में ड्रॉ करते हैं मैंने आपको ये बता दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया था ये बता दिया है। अब इस चार्ट में आप देखिए, यहां पर मैंने एक्स एक्सिस पर टाइम लिखा, जरा पढ़िए, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये मंथ भी हो सकते हैं, ये वीक भी हो सकते हैं, ये डे भी हो सकते हैं, और ये ईयर भी हो सकते हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट एक दिन में तो कंप्लीट होंगे नहीं, हफ्तों में भी कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है। वीक भी हो सकता है, ये जो भी है चीज, मंथ और ईयर ईयर भी हो सकता है। ये है एक्टिविटी। एक्टिविटी इन द सेंस कि जो भी आपका टास्क है, आप क्या चीज करने वाले हो, क्या काम करने वाले हो। ठीक है। अभी मैं इसके बारे में आगे और अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, तो ये मैंने वीक में लिख रखा है, और ये एक्टिविटी, यहां पर कुछ चार काम शो कर रखे, चार एक्टिविटी शो कर रखी है। एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी और एक्टिविटी डी। अच्छा, अब सबसे पहले इस एक्टिविटी पे हम नजर डालते हैं। ये एक्टिविटी ए है। ठीक है। एक्टिविटी ए में आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। और ये कहां पर एंड हो रही है, ये 2 पर एंड हो रही है। ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और इसको बोलते हैं एंडिंग पॉइंट। तो इसको हम स्टार्टिंग टाइम बोलते हैं और इसको हम एंडिंग टाइम। यहां से आप पता लगा सकते हो कि देखो, ये 0 1 और 2, इसको 2 वीक्स लगे, इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में 2 वीक्स लगे। इसके बाद एक्टिविटी बी देखिए, ये भी 0 से शुरू हुई है, और ये कहां पर एंड हो रही है, ये एंड हो रही है 3 वीक पे। तो इससे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 3 वीक लगे। ठीक है। अब एक्टिविटी सी देखिए, एक्टिविटी सी में, अच्छा बी, एक्टिविटी बी और सी में एक हफ्ते का गैप है। देखिए, ये 3 और 4 है, 4 - 3 = 1, 1 वीक का गैप है। इसके बाद एक्टिविटी शुरू हुई है, एक्टिविटी सी। और एक्टिविटी सी 4 वीक से शुरू हुई थी और 6 वीक पे कंप्लीट हुई है। ठीक है। तो 6 - 4 = 2। इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में 2 वीक का समय लगा है। ठीक है। इसके बाद फिर 6 से 7 में गैप है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, दिस इज एक्टिविटी डी। और इस एक्टिविटी ये 7 वीक से शुरू हुई है और 8 वीक में कंप्लीट हो गई है। तो इसे कंप्लीट होने में 1 वीक लगा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में मैं, और इतनी चीज हमने समझ ली, इसके बारे में कोई भी एक एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी को आप देखिए। ठीक है।
तो ये किसी भी एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये इस टाइम और इस टाइम को, बस ये दो लाइन देखिए, इसको हम कहते हैं स्टार्ट टाइम। जैसे मैं यहां बना लेता हूं, सपोज ये एक्टिविटी ए बनाई है मैंने, तो ये जो सबसे पहला ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम कह रहे हैं स्टार्ट टाइम, ओके। और यहां पर एक्टिविटी एंड हो रही है, ये देखिए, तो इसे हम कह रहे हैं फिनिश टाइम, ठीक है। हर एक्टिविटी में ये दो टाइम, ठीक है, और ये किसका, स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी और ये है फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। अब इस डायग्राम में देख के आपको एक चीज और नोटिस करना है, एक चीज समझ में आ रही है, देखिए एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, ये जो दोनों एक्टिविटी है, ये दोनों कैसी है, ये है दोनों कॉनकरेंटली, कॉनकरेंटली इन द सेंस इसे आप पैरेलल भी बोल सकते हैं। ये जो दोनों एक्टिविटी है ये कॉनकरेंटली है, देखिए ये साथ में, ना ये इस पे डिपेंड कर रही है और ना ये इस पे डिपेंड कर रही है, ये दोनों काम, ये एक्टिविटी इन द सेंस काम, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी एक एक्टिविटी है, ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो वो भी एक एक्टिविटी है। तो ये स्टार्ट टाइम और ये फिनिश टाइम, तो ये दोनों एक्टिविटी एक दूसरे के कॉनकरेंटली है, या इसे हम पैरेलल भी कह सकते हैं, और दोनों काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे मैंने ये सी बनाया है और ये डी बनाया है, दिख रहा है आप लोगों को। अब जो सी और डी, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, पर आपने एक बात देखी है कि जो सी है, ठीक है, ये ए, जो सी नंबर की जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी ए और बी के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, एक वीक के गैप के बाद शुरू हुई है, ठीक है। तो मैं भी आगे इसके बारे में ये बताऊंगा आप लोगों को कि जैसे सपोज इसमें तो बीच में गैप आ गया, तो एक्टिविटी के बारे में भी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ हमने पैरेलल एक्टिविटीज देखी, तो वैसे ही सीरीज एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। पर सीरीज एक्टिविटी में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना, आप एक घर बना रहे हो, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो 4th स्टोरी की, G+4, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उसका ग्राउंड फ्लोर प्रिपेयर करोगे, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये एग्जाम्पल है सीरीज एक्टिविटी का, ठीक है। सबसे मोस्ट क्या है, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड, मतलब जो ग्राउंड के बाद फर्स्ट बनेगा, तो फर्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे। उसके बाद जो सेकंड फ्लोर है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट पे। फर्स्ट, जैसे अगर मैं यहां पर एक लाइन लिखूं तो देखिए 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। जो 1 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 0 पे। जो 2 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 पे। जो थर्ड स्टोरी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, 2 पे। जो फोर्थ स्टोरी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, थर्ड पे, ठीक है। तो ये है सीरीज एक्टिविटी, ठीक है, जो एक दूसरे पे 100% डिपेंड करती है। और ये थी पैरेलल एक्टिविटी, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। इसे हम कॉनकरेंटली भी बोल सकते हैं, या कॉनकरेंट एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, ये बार चार्ट या गैंट चार्ट के अंतर्गत बताइए। अब इस चार्ट के अंदर बहुत सारे लिमिटेशंस थे जिन पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट, ठीक है, कि इसके क्या लिमिटेशंस होते हैं। तो अभी हमने बार चार्ट के बारे में देखा, एक्टिविटी इवेंट के बीच में बना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी जो कमियां थी, उन कमियों को मैं थोड़ा सा इलिबरेट करने की कोशिश करता हूं। तो जो सबसे पहली जो कमी है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मीनिंग होता है, तो आप सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम, जो बार चार्ट वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप ये देखिए कि ये एक एक्टिविटी है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अब किसी भी प्रोजेक्ट में तो हजारों एक्टिविटीज होती है, ठीक है, हजारों एक्टिविटी होती। तो ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसका यूज आप मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते हो, बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्टों में आप इस डायग्राम का यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस डायग्राम में अगर जितनी एक्टिविटी ज्यादा रहेगी, हजारों एक्टिविटीज रहेगी, अगर मैं 1000 एक्टिविटीज इस चार्ट पे बनाने गया तो ये चार्ट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक बात और ये दिख रही है कि ये जो शो कर रहा है,
ये केवल मेजर एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। मेजर एक्टिविटी मतलब कई प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे काम रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे हमने ये कह दिया कि हमने फुटिंग कास्ट करी। अब फुटिंग कास्ट करने से पहले कुछ चीजें करी होगी हम लोगों ने, हमने एक्सकेवेशन करा होगा, एक्सकेवेशन के बाद हमने पीसीसी डाली होगी, पीसीसी के बाद हमने रेनफोर्समेंट बिछाया होगा, ठीक है। रेनफोर्समेंट बिछाने के बाद हमने शटरिंग करी होगी, फॉर्मवर्क लगाया होगा, फॉर्मवर्क लगाने के बाद फिर हम लोगों ने क्या करा है, कंक्रीटिंग करी है। तो ये सिर्फ मेजर एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। माइनर एक्टिविटीज या सब एक्टिविटीज को ये शो नहीं कर रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो बता रहा हूँ। और ये जो चार्ट है ये बहुत क्लमजी मतलब बिल्कुल, जब बहुत सारी एक्टिविटीज रहेगी तो बहुत नियरेस्ट रहेगी, तो ये बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा, समझने में बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है। और वेरी बिगर और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए तो ये मैंने बताया दिया था, बहुत डिफिकल्ट है ये चार्ट ड्रॉ करना। अच्छा, इस चार्ट में एक और चीज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले में पॉइंट में जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि इससे आप ये कंट्रोलिंग, एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस आप इस चार्ट को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहता है। तो ये पहला लिमिटेशंस कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड लिमिटेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो सेकंड लिमिटेशन है वो है रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। ये जो चार्ट है, जैसे सपोज रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में ये बताता हूं कि जैसे सपोज ये मैंने वीक में शो कर रखा है। अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, ठीक है, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या चल रही है। जैसे सपोज अपन साइट पे जाते हैं ये पता करने के लिए कि एट ए टाइम आज की तारीख तक कितना काम हो चुका है, तो ठीक है, रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करने में बहुत दिक्कत होती है, इससे आप नहीं कर सकते हो क्या चल रहा है एट ए टाइम पे। जैसे सपोज मैं इस समय गया, जैसे मैंने सपोज इस समय गया, ठीक है, तो इस समय मुझे सिर्फ ये पता चलेगा यहाँ पर, ये सपोज ये एक्स पॉइंट है और इस पॉइंट पे मुझे इस अपने प्रोजेक्ट का रिव्यू करना। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग मुझे क्या पता चल रहा है कि मुझे सिर्फ ये दिख रहा है, अगर मैंने 6th और 7th वीक के बीच में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 6.5 वीक्स पर मुझे इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करना है, तो मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि मेरी एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी मेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और यहां से ये पता चलने वाला है कि अब एक्टिविटी डी शुरू होगी। बाकी इनके अंदर क्या क्या हुआ है अभी एट ए टाइम साइट पर क्या चल रहा है, वो रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। अच्छा, इसको करने के लिए फिर क्या करा उन्होंने, तो रिव्यू इसके लिए मालूम है आपको, हैचिंग वाली लाइन का यूज करा, हेज्ड लाइन का। जैसे सपोज पर्टिकुलर आप इस पॉइंट पे अगर रिव्यू कर रहे हैं, ये देखिए, तो इन्होंने क्या करा मालूम है, कुछ हेजिंग, ये देखिए हेजिंग वाली लाइन, यहां से पता चल जाएगा ये हेज लाइन यूज करी है, ये हेज लाइन यूज करी, हेज लाइन कंप्लीट हो गई, इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। प्रोजेक्ट इन द सेंस, प्रोजेक्ट नहीं, आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये पता चल रहा है कि इतना इतना काम कंप्लीट हो गया और इतना काम रिमेनिंग है, ठीक है। तो इससे भी ये जो रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस वाला जो था लिमिटेशंस, इससे भी मैंने बताया इसको भी आप एज अ कंट्रोलिंग टूल यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो इसके कारण भी। अब जो थर्ड वाला पॉइंट है इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, थोड़ा सा बता चुका हूं, मैं और अच्छे से बता देता हूं आप लोगों को। थर्ड पॉइंट का नाम है एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप। एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप में मैंने अभी हाल आपको कहा था कि जो सीरीज एक्टिविटी है और जो पैरेलल एक्टिविटी है, ये सीरीज एक्टिविटी दोनों एक दूसरे पर 100% डिपेंडेंट है, और जो पैरेलल एक्टिविटी है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मैंने ये ए और बी आपको बताया था, ये पैरेलल एक्टिविटी है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है इस काम से। जैसे साइट पर आपने देखा होगा एक साथ मल्टीपल काम चलते रहते हैं, कहीं एक्सकेवेशन चल रहा है तो कहीं पर ब्रिक वर्क चल रहा है, तो कहीं पर मिट्टी फेंकने का काम चल रहा, डंपिंग का काम चल रहा है, ठीक है, कहीं पर बार बेंडिंग हो रही है, कहीं पर ब्रिक वर्क चल रहा है, कहीं पर फिलिंग हो रही है, ठीक है। तो एक साथ कई काम चलते हैं और ये जो काम है ये एक दूसरे को आपस में, ठीक है,
इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो ये पैरेलल एक्टिविटी हो गई। और जो सीरीज एक्टिविटी है, सीरीज मतलब मैंने आपको बताया था ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अगर आप बोलोगे कि आपकी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर ना बना के सीधे फर्स्ट फ्लोर बनाया जाए तो वो कैसे पॉसिबल है। इसीलिए सीरीज एक्टिविटी एक दूसरे पर 100% डिपेंडेंट होती है। तो एक्टिविटी का जो इंटर रिलेशनशिप है, ये वही वाला लिमिटेशंस है। अब जो सबसे लास्ट लिमिटेशंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है टाइम अनसर्टेनिटीज। हम किस पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है, अनिश्चितता पर। अब सबसे पहले ये वर्ड क्लियर कर देता हूं मैं आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इन द सेंस अनिश्चितता, ठीक है। किसी को मतलब लाइक ज्योतिष, लाइक भविष्य आपका, ठीक है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कितनी बजे होगी, किस समय होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, पूरा मौसम विज्ञान में क्या अनसर्टेनिटीज है। तो टाइम अनसर्टेनिटीज इन यहाँ पर ये वर्ड का क्यों यूज करा गया है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस चार्ट के यूज का जो यूज है, आप सबसे पहली चीज तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D वर्क में आप इसका यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे सपोज मुझे एक चंद्रयान छोड़ना है, ठीक है, एक वैक्सीन बनानी है, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट, R&D प्रोजेक्ट कहते हैं जैसे, तो उन प्रोजेक्ट में आप इस चार्ट का यूज नहीं कर सकते हो। और सबसे एक और जो चीज बताई गई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। और एक और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि अब मैंने एक वर्ड का नाम लेने वाला हूं, रीशेड्यूलिंग। रीशेड्यूलिंग क्या होती है, तो रीशेड्यूलिंग में जैसे मैंने आपको यह बताया था कि जो प्लानिंग, ठीक है, जो एलिमेंट बताए थे तो उसमें प्लानिंग और शेड्यूलिंग बताया था। इन दोनों को जब आप वो करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो ये थी आपकी कंट्रोलिंग, ठीक है। पर कई बार मैंने आपको यह बताया था कि रीशेड्यूलिंग मतलब वापस से आप चीज को शेड्यूल कर रहे, ठीक है, वो हो गई रीशेड्यूलिंग। तो आप इस चार्ट से रीशेड्यूलिंग भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो सारे थे लिमिटेशंस, ये मैंने आपको बताया है और बिल्कुल चार्ट में आपको अच्छे से क्लियर करा है। आगे की चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ।